रुचिका एक पायलट थी। इसके चलते फ्लाइट में उसका आना जाना लगा रहता और उसे अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए जब उसकी शादी होती है और उसकी सास सुमन उसे देखने उसके घर आती है तो वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू, तुम्हें क्या कहना है मुझसे? तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने सुना है कि आपके खानदान में बहुएं जॉब नहीं करती। क्या ये बात सच है? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हमारे खानदान की बहुएं जॉब नहीं करती हैं। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि माँ जी, मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है। मुझे ये जॉब कर कर बहुत ही सुकून मिलता है। मैं शादी के बाद भी अपनी पायलट की जॉब करना चाहती हूँ। मुझे बस इतनी ही परमिशन दे दीजिए और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बहू, तुम्हें इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकूंगी। माना कि मेरे खानदान में बहुओं का जॉब करना मना है, लेकिन मेरी सोच उन लोगों से बहुत अलग है। मेरा मानना है कि लड़की जितनी इंडिपेंडेंट होती है उतनी ही अच्छा होता है। अपनी सास की सोच के बारे में जानकर रुचिका को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद रुचिका और सुमन के बेटे यश की शादी हो जाती है। दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन रुचिका को अपनी जॉब के चक्कर में बाहर ही रहना पड़ता, जिसकी वजह से यश बहुत ही अकेला फील करता था। एक दिन वो अपनी फ्लाइट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी यश उससे बोलता है, यार अभी 2 दिन पहले ही तो तुम आई थी, आज फिर जा रही हो। तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं यश जी? मुझे आपकी याद नहीं आती? मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं है तो मत जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ मेरे साथ। हमारी शादी को कितने महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हम ना तो कभी साथ घूमने गए हैं और ना ही हमने बैठकर एक दूसरे से प्यार की बातें की हैं। तुम तो बस हमेशा अपनी जॉब के चक्कर में लगी रहती हो। यस जी, इसमें अकेले सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। जब मैं फ्री होती हूँ तब आप भी अपनी जॉब के चक्कर में बिजी ही रहते हो। चलो ठीक है कि तुम्हारी बात मान ली। हम दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और ना ही एक दूसरे के समय के वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमारी अभी नई नई शादी हुई है और हमें एक साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। आप कितनी टेंशन लेते हो? मैंने आपकी इस परेशानी का हल भी ढूंढ लिया है। नेक्स्ट मंथ कुछ टाइम के लिए ऑफ ले रही हूँ। आप भी अपने ऑफिस से ऑफ ले लेना, उसके बाद हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। तुम सच बोल रही हो ना? कहीं फिर से मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? अरे हाँ, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जितना आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा है ना, उतनी ही मुझे भी है। इसलिए मैंने पहले ही छुट्टी की बात कर ली है। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए और मुझे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास कर लेता हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बस नेक्स्ट मंथ का इंतजार रहेगा। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। यश रुचिका को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर लौट रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, जो कोई और नहीं उसके कॉलेज की फ्रेंड प्रीति होती है, जिसे देखकर यश हैरान रह जाता है और उसे बोलता है, प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो फॉरेन में थी ना? यश, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। यश, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से ले चलो, मेरी जान खतरे में है। अच्छा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। वैसे भी माँ अभी घर पर नहीं है, तुम्हारा वहाँ रहना सेफ होगा। यश इतना कहकर प्रीति को अपने साथ घर पर ले आता है। जहाँ पहुँचने के बाद प्रीति उससे बताती है कि वो फौरन से अपने पति को छोड़कर जैसे तैसे इंडिया भाग आई है, क्योंकि उसका पति वहाँ उसे बेचने के लिए शादी करके लेकर गया था। ये बात सुनकर यश के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वह लड़का ठीक नहीं है। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुम्हारी बात ना मान के और तुमसे शादी ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी एक पायलट है, फिलहाल वह भी अपनी जॉब पर है। तुमने जॉब करने वाली लड़की से शादी कैसे कर ली? तुम तो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ चाहते थे।
ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। हम जो चाहें वह हमें मिल जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। यश और प्रीति एक साथ काफी समय बिताते हैं और एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं और बीतते वक्त के साथ यश और प्रीति एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों के जीवन में जो खालीपन था वो भरने लगता है। जिसके बाद यश और रुचिका के प्रति लगाव कम होने लगता है। अब वो ना ही रुचिका को ऑफ लेने के लिए बोलता और ना ही उससे बाहर ले जाने के लिए लड़ाई झगड़ा करता। रुचिका को थोड़ी सी ये बात अजीब लगती थी, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन रुचिका फ्लाइट टेक ऑफ करती है और एयरपोर्ट पर उतरकर अपने पति यश को कॉल करती है। यश जी, आप कहाँ हो? मैं यहाँ आपका वेट कर रही हूँ। क्या आप मुझे लेने नहीं आ सकते? रुचिका, आज कोई पहली बार तुम घर पर वापस नहीं आ रही हो। इससे पहले भी कई बार तुम घर पर वापस आई हो, तब तो तुमने मुझे कभी भी कॉल करके नहीं बुलाया, तो फिर आज क्यों बुला रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हम घर ना जाकर यहाँ से कहीं लंच के लिए चलते हैं। काफी टाइम हो गया ना, मैं साथ में लंच नहीं किया है। आइडिया तो तुम्हारा काफी अच्छा है, बट सॉरी बेबी, मैं अभी मीटिंग में हूँ। मैं तुमसे शाम को ही मिलता हूँ। यश इतना कहकर कॉल को रख देता है। रुचिका एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक औरत बेहोश हो जाती है, जो कोई और नहीं उसकी सौतन प्रीति होती है। वो जल्दी से उसे उठाती है, उस साइड में बिठाकर उसे पानी के छींटे मारती है और होश में आने के बाद उससे पूछती है, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था गर्मी की वजह से। अच्छा, एक काम करिए, आप अकेले घर मत जाइए, अपने किसी जान पहचान वाले को कॉल करके बुला लीजिए। आप ठीक कह रही है, मैं अभी अपने पति को कॉल करके बुलाती हूँ और उन्हीं के साथ ही घर चली जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति यश को कॉल करती है और अपने हालात के बारे में उसे बताती है। यश भागते हुए एयरपोर्ट पर आता है और प्रीति से उसका हालचाल पूछ रहा होता है। यही कुछ दूर पर खड़ी रुचिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और प्रीति के पास जाती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, अब मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। ये आपके पति हैं और आप उनकी पत्नी? जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही हम दोनों ने मंदिर में एक दूसरे से शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मिस्टर यश, अगर ये आपकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 4 दिन दूर रहने पर आप मेरे लिए एक सौतन ले आए। आपको आपकी नई लाइफ मुबारक हो। आज के बाद आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा यश के पास रुचिका के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रुचिका अपनी सौतन से मिलने के बाद दोबारा अपने ससुराल में कदम नहीं रखती और यश को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। निशा को अतरंगी कपड़े पहनने का बहुत शौक था और इसी से निशा की सास उमा काफी परेशान हो जाती थी। एक बार निशा अखबार के कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और ये देखकर उमा के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो निशा को सुनाते हुए कहती है, बहू, ये क्या है? तुझे एक ही बात और कितनी बार समझाऊं मैं? ये सब मत पहना कर। मोहल्ले के लोग मेरा मजाक बनाते हैं और तेरे कपड़ों में क्या आग लग गई है जो तूने अखबार का सत्यानाश कर दिया। माँ जी, आजकल ऐसे ही अतरंगी कपड़े ही ट्रेंड में आते हैं। अब देखना, मैं इसकी वीडियो डालूंगी ऑनलाइन और लोग देखेंगे, फिर मुझे देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही पहनेंगे। खुद के पास तो दिमाग है नहीं, तो ये समझ रही है कि पूरी दुनिया में किसी के पास दिमाग ही नहीं है। अरे लोग तुझे देखकर ये पहनेंगे। लोगों में दिमाग है जो तेरे पास नहीं है। माँ जी, लोगों में दिमाग तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं करता। आजकल सब लोग ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। अब मुझे ही देख लो, पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, जबकि आप यहाँ इस मोहल्ले में कितने सालों से रह रही हैं, फिर भी आपको कोई इतना नहीं जानता है और सब आपको निशा की सास के नाम से जानते हैं। हाँ, पहले मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब वो इज्जत रही ही नहीं। तूने पूरे मोहल्ले में मुझे शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जो भी देखा है, जो भी देखता है, बस यही कहता है कि निशा की सास जा रही है। वही निशा जिसके पास कपड़े नहीं है और वो अतरंगी कुछ पहनती है। माँ जी, आप बूढ़ी हो गई हो, तभी तो आपको स्टाइल समझ नहीं आता। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह ही कुछ यूनिक करो। पूरे मोहल्ले में ये सास बहू की जोड़ी हिट हो जाएगी। माफ कर तू मुझे। अरे चप्पल नहीं खाने मुझे इस उम्र में लोगों से। इस उम्र में लोग पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं और एक तू है कि ये सब कर रही है। देख, मैं तुझे कह रही हूँ, अभी समय है, सुधर जा। माँ जी, मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत बताया है। अरे मुझसे ज्यादा सुधरा हुआ तो कोई भी नहीं है, आपका बेटा भी नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे ही सुधरने को कहती रहती हो।
हाँ हाँ, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं है, वो यहाँ रहता ही नहीं है, कमाने के लिए गया हुआ है ना। इसी बात का फायदा उठाकर उसकी नाक कटवा रही है तू। मत कर बहू ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। वही तो पूछ रही हूँ मैं माँ जी, क्या अच्छा नहीं लगता है? ये वाली ड्रेस देखो कितनी अच्छी और यूनिक है। पूरे मोहल्ले में कभी किसी ने ऐसी ड्रेस पहने हुए देखा है क्या आपने? किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा ये आइडिया जो मैंने कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए, ऐसी बहू मिली है आपको। मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसी बहू जो मिली है। देख बहू, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तुझे कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, और मैं ऐसी भी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूं और बस साड़ी पहनने को ही कहूँ आधे गज के घूंघट के साथ। मैं तो कहती हूँ तुझे जो पहनना है पहन, लेकिन कपड़े पहन, अखबार चप्पल कलछल मत पहना कर। अपने नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लिया कर थोड़ा। माँ जी, बात तो आपको समझनी चाहिए ना। अरे मैं एक लड़की हूँ और मुझे अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं आता कि आपको क्या परेशानी है। तुझे तो समझाना ही बेकार है, तुझे करनी वही है जो तुझे ठीक लगेगा। मैं भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, जो पहनना है पहन और मेरा खून मत जला। उमा अपनी बहू को समझाती तो बहुत है, लेकिन निशा हर बार अपनी सास की बात को मानने से मना कर देती है और वही करती है जो उसे अच्छा लगे। ऐसे ही कई बार निशा अतरंगी कपड़े पहनती और उमा को बेइज्जती महसूस करनी पड़ती थी। दिन निकल रहे थे, लेकिन निशा की इस आदत में सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उमा की पड़ोसन रेखा और सरिता उसके घर आते हैं, तो वो तीनों बात करने लगते हैं। वैसे उमा, तेरी बहू को तो मानना पड़ेगा, उसके कपड़े तो अब मोहल्ले के बाहर भी फेमस हैं। तेरी बहू ने तो हमारे मोहल्ले को ऊंचा ही कर दिया है, अब हर कोई हमारे मोहल्ले को ही जानता है। लेकिन मुझे तो बहुत बकवास लगती है उमा की बहू। अरे किसी चीज की हद होती है, कुछ भी लपेट के बाहर चली जाती है। जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तेरी बहू के अंदर। मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ समझती ही नहीं है, बस अपनी ही करती है। मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है जो तेरी बहू करती है, इनफैक्ट अच्छा ही है। हर किसी को कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए। कम से कम उमा की बहू कुछ तो कर रही है ना। वैसे मैंने एक बार फोन में देखा था, एक लड़की को प्याज का लहंगा पहना हुआ था, तो मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं ये उमा की बहू ये वीडियो ना देख ले। उमा की बहू को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ अच्छा सा बना देगी। मैं नहीं मानती। अरे प्याज का लहंगा हर किसी के बस की बात थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि उमा की बहू अलग अलग कुछ पहनती है, लेकिन प्याज का लहंगा थोड़ी पहन पाएगी वो। क्यों नहीं पहन पाएगी? उसके लिए प्याज का लहंगा कोई बड़ी बात है क्या? रेखा और सरिता दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर निशा भी वहाँ आ जाती है और दोनों से कहती है, क्या हुआ, आप दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अंदर तक आप दोनों की आवाजें आ रही हैं। निशा बहू, तू प्याज का लहंगा बना सकती है ना? ये इसके बस की बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये प्याज का लहंगा बनाकर पहन ले। तू बहू को बोलने दे, खुद ही बोले जा रही है। बहू तू बता। वैसे आइडिया तो अच्छा दिया है, मैंने कभी कोई खाने की चीज के कपड़े नहीं बनाए। चलो अब इसी बात पर मैं अब प्याज का लहंगा बनाकर और पहनकर दिखाऊंगी। तुम दोनों यहाँ मेरी बहू को बताने आए थे कि कौन कौन सा लहंगा मेरी बहू पहन सकती है। बहू, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे, और कोई जरूरत नहीं है प्याज का लहंगा पहनने की। माँ जी, अब तो इज्जत पे बात आ गई है। अब तो मैं प्याज का लहंगा बनाऊंगी और पहनूंगी भी, बस आप सब देखते रहना। निशा प्याज का लहंगा बनाने में लग जाती है। 2 दिन बाद निशा का प्याज का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है और वो पहनकर मोहल्ले में घूमती है। प्याज का लहंगा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रेखा कहती है, देख सरिता, मैं ना कहती थी कि उमा की बहू कुछ भी बना सकती है, किसी भी चीज का बना सकती है। देख कितना अच्छा बनाया है प्याज का लहंगा। वाह बहू, आज तो मान गए तुझे। कुछ लोग निशा का मजाक बनाते हैं तो कुछ लोग निशा की तारीफ भी करते हैं। काफी देर तक निशा प्याज का ही लहंगा पहने रहती है और उसे धीरे धीरे अपने शरीर में
खुजली होने लगती है और वो खुजली करते हुए अपने कमरे में जाती है तो खुद से कहती है, ये अचानक से मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? पहले तो कभी नहीं हुई, फिर ये अचानक से क्यों हो रही है? हे भगवान, ये खुजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जितनी खुजली कर रही हूँ उतनी ही बढ़ती जा रही है। निशा खुजली कर कर के बहुत परेशान हो गई थी। काफी देर हो जाती है लेकिन अब तक निशा की खुजली नहीं रुकी थी, तो वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा खुजली हो रही है, बिल्कुल रुक ही नहीं रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ माँ जी, कुछ करो ना, इस खुजली से छुटकारा दिलाओ ना मुझे। बहू, अब तो ये तेरी खुजली और भी बढ़ती जाएगी। शरीर कपड़े पहनने के लिए होता है, लेकिन तू कपड़े छोड़कर सब कुछ पहनेगी तो यही होगा ना। और आज तो तूने प्याज का लहंगा पहना है, अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। माँ जी कुछ तो बता दो जिससे एक खुजली रुक जाए, उसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी। निशा की बात सुनने के बाद उमा उसे साबुन से नहाने को कहती है और सरसों तेल भी देती है। कुछ देर बाद उमा सरिता और रेखा के पास जाती है। तुम दोनों के आइडिया से तो मेरी बहू सुधर गई। प्याज का लहंगा पहनना और उसके बाद मेरी बात भी मान ली, क्योंकि हमने प्याज में खुजली पाउडर जो मिला दिया था। अब तू चिंता मत कर, जब कभी भी तेरी बहू ऐसा कुछ अतरंगी सोचेगी तो उसको प्याज के लहंगे और खुजली की याद आ जाएगी। उमा की बहू आखिरकार सुधर गई थी, जिसके बाद अब उमा को भी कोई परेशानी नहीं होती। सरला सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद चाय के इंतजार में बैठ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? मुझे आज चाय मिलेगी भी या नहीं? कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुझे इतना शर्म नहीं कि तू चाय ले आए मेरे लिए। माँ जी, बस मैं चाय ही ला रही थी आपके लिए। और बहू सुन, तू किचन में जाने से पहले नहा तो लेती है ना तू? देख, मुझे पूजा पाठ, साफ सुथरे घर और साफ सुथरे लोग ही पसंद आते हैं। माँ जी, मैं सुबह नहाकर ही किचन में दाखिल होती हूँ, आपके उठने से पहले ही नहा लेती हूँ, इसलिए आप सोचती होंगी कि मैं तो अपनी बहू को नहाते हुए देखती भी नहीं हूँ। ठीक है, अब बातें मत बना, किचन में जाकर देख कहीं सब्जी ना जल जाए। सरला की बहू को शादी करके ससुराल में आए 15 दिन ही हुए थे और इन दिनों में सच तो ये था कि वो नहाई ही नहीं थी। लगता है माँ जी को ना मेरे ना नहाने पर शक है, और वो मुझ पर गलत भी तो शक नहीं कर रही हैं। सच तो यही है कि मैं 15 दिनों से नहाई नहीं हूँ, बस परफ्यूम लगाकर काम चला रही हूँ। अरे सरला, क्या बात है, सुबह सुबह चाय के कप के साथ तू तो मालकिन से कम नहीं लग रही, और लगे भी क्यों रही, अब तो बहू आ गई है तो तुझे भला क्या ही कमी। अरे नहीं, बस अभी पूजा करके चाय पीने बैठी हूँ। और तू बता कैसी है? सर्दी भी इतनी हो गई है कि कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। अरे सरला, तू तो ठंड की बात ही ना कर, मैं तो 4 दिनों से नहाई तक नहीं हूँ। किसी से कह मत दियो, खामखा लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अरे राम राम बिमला, तू तो इस उम्र में पाप अपने सर ले रही है। सुबह सुबह नहा कर पूजा पाठ में लग जाया कर, मन शांत रहता है। अरे पूजा पाठ का तो पता नहीं, लेकिन यम लोग जरूर पहुँच जाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रही थे। एक रोज सरला जब नहाने जाती है तो वो देखती है बाथरूम तो गीला ही नहीं है, ना ही नहाने के बाद का कोई कपड़ा है। और ये बात तो वो काफी समय से नोटिस कर रही थी। मैं कई दिनों से देख रही हूँ बाथरूम गीला नहीं होता है, लेकिन बहू से जब भी मैं पूछती हूँ, बहू तू नहाकर किचन में आई है, तो वो हाँ कहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। माँ जी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय आ गई। हाँ बहू, इसे यहीं रख दे। और मुझे तुझसे ये पूछना था कि आज भी तू नहाई है या नहीं? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो रोज ही नहाती हूँ, लेकिन आप भी मुझसे रोज एक ही सवाल क्यों करती हो? अच्छा बहू, चल मुझे तू बाथरूम में अपने कपड़े दिखा, अगर तू नहाई है तो। माँ जी, वो तो मैंने धो दिए और वो सूख भी गए, तो मैंने उन्हें रख ही दिया। अरे बहू, क्या बात कर रही है?
तू सुबह 5 बजे उठकर नहाई है और कपड़े धोए और वो भी सूख गए, और तूने उसे प्रेस करके भी रख दिया, वो भी 1.5 घंटे में। माँ जी, आप मुझ पर नहाने को लेकर शक कर रही हैं। अब कल से जब मैं नहाने जाऊंगी ना तो आपको उठा दिया करूंगी। आप भी बाथरूम के बाहर खड़े हो जाना। अगर तू नहाती तो इतना ये खुशबू लगाए नहीं घूम रही होती। बहू, मैं तुझसे प्यार से पूछ रही हूँ, सच बता, तू कितने दिनों से नहीं नहाई है? माँ जी, आपको पता ही चल गया है तो और भी अच्छा है। मैं क्यों इस ना नहाने के बहाने को छुपाती रहूं? मैं जब से आई हूँ ना, आज मेरा इस घर में 21वां दिन है, मैं नहाई नहीं हूँ। यानी कि तू नहाती ही नहीं है ना? चलो अच्छा है, अब से तू किचन में दाखिल नहीं होगी। राम राम, मैं तो सोचती रही मेरी बहू सुबह सुबह नहाकर किचन में जाती है, लेकिन ना जाने ये कितने दिनों से नहा ही नहीं है। माँ जी, अगर इस सर्दी में मैं नहाई ना तो बीमार जरूर हो जाऊंगी। और आप मुझे समझिए, मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना है। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे साफ सुथरे लोग पसंद है। तो चल अब नहा कर आ, वरना तुझे मैं आज खाना भी नहीं खाने दूंगी। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं हाथ पैर धो लेती हूँ ना। सास बहू ये बातें कर ही रही होती हैं, तभी बाहर से विमला के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर सरला तो बाहर निकलती ही है, लेकिन साथ में ही उसकी बहू नेहा भी बाहर निकलती है और विमला के घर पहुंचती है तो देखती है कि विमला के ससुर निपट गए हैं। अरे सरला अभी अभी खाना खाकर पानी देकर गई थी, लेकिन आई तो तब तक सांसें भी नहीं चल रही थी। विमला, संभाल अपने आप को, भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है। अब काफी समय बाद दोनों सास बहू घर आते हैं और सरला नहाने के बाद अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं विमला के पास थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ, थोड़ी गंभीर माहौल है उसके घर का, और तू ध्यान से नहा लियो, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है तेरे साथ, समझी? जी माँ जी, मैं अभी घर का काम निपटा कर नहाने जा रही हूँ। हाँ, जा काम करके नहा ले बहू, ये सब घर के लिए भी अपशगुन साबित होता है। माँ जी भी ना जाने कौन सी दुनिया में जी रही हैं। लोग जिंदा होते हैं तो कोई छुआछूत नहीं होता है, मरते ही अपशगुन छुआछूत बना देते हैं। मैं हाथ पैर धोकर खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, और वैसे भी 80 साल का बूढ़ा मरा है, कोई जवान होता तो सोचती भी नहाने का। अब सरला भी विमला के घर देर शाम से आती है। तब तक तो बिना नहाए ही नेहा खाना पीना सब बना बुनू कर टीवी देख रही होती है। बहू, खाना पीना बन गया क्या? मैं विमला के पास बैठ गई, लोग आते रहे, मुझे वहाँ से आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने घर का काम नहाकर खाना पीना बनाया है, आपके लिए खाना निकाल दूं? नहीं बहू, ठंड तो बहुत है, लेकिन बिना नहाए खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन माँ जी, शाम के 7 बज रहे हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं बहू, कुछ नहीं होगा, बस तू मेरे कपड़े ले आ मेरे कमरे से, मैं नहाकर थोड़ी देर हीटर के पास बैठूंगी। अब सरला नहाने के बाद ही खाना पीना खाती है और अगले रोज सरला उठते ही अपनी बहू से नहाकर किचन में जाने को कहती है। लेकिन जो कल विमला के ससुर के मरने पर नहीं नहाई, वो आज क्या ही नहाती। नेहा भी बहाना बनाकर कपड़े बदलकर कामों में लग जाती है। अब देर शाम। बहू, राजू अब तक आया नहीं है? माँ जी, उन्होंने फोन तो नहीं किया है, मैंने किया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ठीक है, आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा। हाँ माँ जी, किसी काम में फंस गए होंगे। नेहा और सरला राजू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी राजू को घर छोड़ने आता है। अरे राजू बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? अरे तू खड़ी क्या है? जा राजू के लिए पानी लेकर आ बेटा, बैठ राजू। माँ, मैं ठीक हूँ, बस वो अचानक से सामने बस आ गई और मैं खुद को बचाने के चक्कर में बाइक को मैंने मोड़ दिया और मैं गिर पड़ा, लेकिन बच गया। माँ, भगवान का शुक्र मनाओ। जी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आराम से घर आया कीजिए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली, लेकिन आज से पहले ऐसा अपशगुन तो कभी नहीं हुआ। माँ जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही कल विमला काकी के घर से आने के बाद नहाई नहीं थी
और बस मैंने हाथ मुंह धो लिए थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे पहले ही समझना चाहिए था माँ जी। वाह बहू वाह, तू सिर्फ अपने बारे में सोची कि तुझे ठंड में नहाने से बुखार हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन तू घर के बारे में कब सोचेगी? माँ जाने भी दो, अब मैं ठीक हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा है। बहू, मैं तुझे और नहीं झेल सकती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो नियम, पूजा पाठ और नहाना सबसे जरूरी है। माँ जी, अब से मैं सब करने को तैयार हूँ। नेहा के पति पर जब बात आती है तब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, वरना तो उससे पहले नहाने का, पूजा पाठ करने का अपशगुन किसी चीज से कोई मतलब नहीं था।